नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का बुरा हाल हो गया और हाल ऐसा है कि हर जगह मोदी के खिलाफ सड़क पर लोग उतर चुके हैं और जब मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं तो बवाल तो मचना ही है। पीएम दफ्तर के अंदर भी बवाल ही है। इस्तीफों की लाइन प्रधानमंत्री को बेचैन कर रही है और डर से विदेश दौरे लगातार जारी रखे हुए। एक रिकॉर्ड बना लिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतना विदेश दौरा नहीं किया था। यह रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन डर के भागने वाले प्रधानमंत्रियों में भी एक प्रधानमंत्री रहे। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री देश का डर के नहीं, जनता से डर के नहीं भागता था। अब यह मोदी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वह डर के भागते हैं क्योंकि सामना करने की साहस नहीं है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोगों को इकट्ठा करके मोबाइल की लाइट जलवाए थे, ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने सारा पोल खोल दिया। जितने लोग थे सबको चार्टेड प्लेन से बुलाया गया था, एक जगह इकट्ठा किया गया था मोदी के लिए ताली बजाने को। और यह भारतीय जनता पार्टी का काम था। वहां इवेंट बनाई थी, चार्टेड प्लेन से ला करके गली गली से इंडियन को ढूंढ कर लाई थी और दूध में शक्कर के जैसा बता रहे थे। दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी को इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोदी का बुरा हाल हो गया, प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा। पीएम दफ्तर में मचा बवाल। बहुत ध्यान से आज के इस कार्यक्रम को आप दर्शक समझिए, न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद आप दर्शक इसे रिमाइंड करके एक बार जरूर देखें ताकि सच्चाई आपको पता चले। इस वक्त देश की सड़कों पर युवा वर्ग उतरा हुआ है। हर राज्य में धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। एक दो दिन पहले मैंने अपने कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था, कल के कार्यक्रम में भी बताया था कि 86.8% भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को वोट देने वाले वोटर, मैं सिर्फ एनडीए गठबंधन और भाजपा की बात कर रहा हूं, मैं विपक्षी दलों की बात नहीं कर रहा हूं। जो सत्ता में है एनडीए के लोग, चाहे वह नीतीश हो, नायडू हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे बाकी के लोग हो, देवी गौड़ा हो, यह सब एनडीए गठबंधन के पूरे घटक दल। एनडीए गठबंधन और बीजेपी के वोटर 86.8% इनके खिलाफ हो गए। इतिहास में यह आंकड़ा भी पहली बार दर्ज हुआ है। सी वोटर के सर्वे से 86.8% इतिहास में पहली बार किसी सरकार और गठबंधन के खिलाफ उन्हीं के वोटर उनसे अलग हो गए और उनको हराने के लिए काम कर रहे हैं। तो यह तो बहुत बुरी बात है, इस सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है, उस गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब मोदी के खिलाफ, मोदी के कार्यकाल और मोदी की रणनीति जो है वह जनता के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है, तो जनता उनके खिलाफ हो रही है। पहला तो यह। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि मोदी विदेश में है, अमित शाह को कुछ पता नहीं तो सरकार कौन चला रहा है और फैसले कौन ले रहा है। उच्च अधिकारी, चाहे पर्यावरण मंत्रालय के हों, चाहे बाकी मंत्रालय के, फैसले कौन ले रहा है, आदेश कौन दे रहा है। क्या अमित शाह
यह कर रहे हैं। अमित शाह के पास उतनी समझ नहीं है कि करें, और यह समझ मोदी के पास भी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ही कर रही है, लेकिन फाइनल हस्ताक्षर कौन कर रहा है जब पीएम नहीं है? तो चाहे पीएम अनपढ़ हो या अंगूठा छाप हो, सिग्नेचर तो करना पड़ता है, चाहे अंगूठा तो लगाना ही पड़ेगा। इतना तो जानते ही होंगे, सिग्नेचर गुज 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 करके। तो कर कौन रहा है या साइन क्यों कर रहा है? या पावर ऑफ एटॉमी किसी और को देकर के है? दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस वक्त E20 पेट्रोल को लेकर के जनता ने सर पे उठा लिया है पूरा, और सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। नितिन गडकरी का इसमें नाम सबसे ऊपर है, विरोध में नितिन गडकरी का नाम आ रहा है। नितिन गडकरी ने अभी 9 तारीख को देर शाम एक बयान दिया था। 9 जुलाई के अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। यह बात कही। E20 से मेरा क्या संबंध है? अब E20 से संबंध यह है कि नितिन गडकरी ही बयान दे रहे थे बार बार आकर के। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं था, किसी और मंत्रालय से कोई बयान नहीं था। E20 को लेकर के जब भी बयान आया तो नितिन गडकरी का बयान आया। यह नितिन गडकरी की गलती है। लेकिन नितिन गडकरी द्वारा E20 लागू किया गया है, यह सच नहीं है, यह बात भी सच है। लेकिन चूंकि नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, नितिन गडकरी ने बयान दिया था कि E20 E90 तक हम बनाएंगे, यह सारे चीज जो की नितिन गडकरी ने कहा, जबकि नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी 0.7% एथेनॉल का उत्पाद करती है। कितना? 0.7%, मात्र 0.7% एथेनॉल का उत्पाद करती है। 1% भी हिस्सा उनकी कंपनी में नहीं तैयार होता। फिर इस सरकार ने नितिन गडकरी को ही क्यों आगे किया? और चूंकि नितिन गडकरी ने बयान दिया था तो जनता नितिन गडकरी के नाम लेगी ही। जनता अपनी जगह पे राइट है, और आज एथेनॉल की वजह से जनता का नुकसान हो रहा है, उसका आना जाना सब बंद हो गया। अगर हम ट्रेवल भी किसी गाड़ी से करते हैं, वह भी तो, उसमें भी तो एथेनॉल मिला है, वह भी तो संकट में है। तो एथेनॉल के वजह से नितिन गडकरी टारगेट पे है, और नितिन गडकरी टारगेट पे है तो आरएसएस और नितिन गडकरी यह सोचते हैं कि मोदी ने और अमित शाह ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश किया। यह भी, इसमें भी पूरी 99% सच्चाई है। नितिन गडकरी को हटाने के लिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जबकि हाईवे, एक्सप्रेसवे और टोल गेट को लेकर के नितिन गडकरी को बैकफुट पर लाना था। लेकिन उस मंत्रालय का बोझ और बदनामी नितिन गडकरी के ऊपर डाला गया, जिस मंत्रालय को नितिन गडकरी ने कभी संभाला ही नहीं। जबकि यह गड़बड़ियां हैं। E20 की जगह E40 चल रहा है मार्केट में, E20 की जगह E40 चल रहा है मार्केट के अंदर। विश्वास नहीं रह गया। अब यह कहा जा रहा है कि सरकार ने इस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया है E20 को, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी कहीं मिल रहा है। यानी कि सरकार अभी भी गुमराह लोगों को कर रही है। अब दूसरी चीज की पेट्रोल की कमी नहीं है, पेट्रोल कम मंगा रहा है भारत एथेनॉल मिलाने के लिए, क्योंकि इसके जो फंड है, खजाना है जो, वह खजाना तो साफ खत्म कर चुके हैं साहब, हमारे लुटा चुके हैं अपने घूमने में, संस्थाओं को बेच चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं, इनके पास बचा ही नहीं है, और सरकार हाथ से निकल चुकी है। ऐसी परिस्थिति में अचानक मोदी के खिलाफ भाजपा में ही बगावत शुरू हो चुकी है, और जब भाजपा में ही बगावत शुरू हो गई है तो आरएसएस और भाजपा में टकराव जम के हो रहा है, और यह टकराव क्या रंग लाएगा यह तो वक्त बताएगा।
लेकिन मोदी के लिए अब आने वाले वक्त में बहुत बड़े संकट से इन्हें गुजरना पड़ेगा। इसलिए भी गुजरना पड़ेगा क्योंकि 12 सालों का हिसाब इनका अब लेखा जोखा देश के सामने आ गया है। पीएम दफ्तर के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, बल्कि शेयर मार्केट क्रैश होना चालू हो गया। कल भी 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, 3 लाख करोड़ रुपए का कल। अब ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच जंग भी फिर शुरू हो गया है। कच्चा तेल का रेट भी अब बढ़ने लगा है। $120 प्रति बैरल कच्चा तेल से रेट बढ़ा था और 65 से 70 के बीच कच्चा तेल आ गया, तो भी रेट नहीं घटाया गया 8.5 रुपया बढ़ाने के बाद। और एथेनॉल मिला दिया गया, पेट्रोल के रेट में एथेनॉल मिला दिया गया, पेट्रोल को 170 रुपया बेचा गया। अब सब यहां पर वो है कि आरएसएस और भाजपा में टकराव है। हकीकत यह है कि अंदर की जो चीजें हैं वह आरएसएस और भाजपा में टकराव है। आरएसएस अब किसी भी कीमत पर मोदी और शाह दोनों की छुट्टी करने की तैयारी में है। इसीलिए मोदी द्वारा राम मंदिर का मुद्दे को लीक कराया गया था, इस तरह का आरोप मोदी पर लग रहा है। आरएसएस उससे निकल तो गया लेकिन बदनाम हो गया और दाग लग गया, और यह मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, पीआईएल उसमें दाखिल हो गया। अब आरएसएस ने कल शाम बैठक की। अब आरएसएस किसी भी कीमत पर मोदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और मोदी आरएसएस से संबंधित जितने मंत्री हैं अब उनको टारगेट कर रहा है। तो आरएसएस मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और कर्मों को बाहर दे रहा है, लीक कर रहा है, और मोदी के चाहने वाले आरएसएस और उससे संबंधित मंत्रियों के लीक कर रहे हैं। इसी के शिकार नितिन गडकरी हो रहे हैं, इसके शिकार नितिन गडकरी हो रहे हैं। यानी कि 240 सांसदों में, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था, 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 104 सांसद वह हैं जो दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं, और वह मोदी के साथ बड़ी मजबूती से खड़े हैं। जो ईडी सीबीआई के डंडा से भ्रष्टाचार के आरोप में थे उनको लाया गया, लेकिन 136 सांसद जो ओरिजिनल भाजपाई हैं उनका साथ मोदी को नहीं मिल रहा है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, पहले भी कई बार अपने बयानों में, उन्होंने इंटरव्यू में, लेख में कहा, उन्होंने ट्विटर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो। तब आरएसएस गंभीर नहीं हुआ क्योंकि आरएसएस को मोटी रकम आ रही थी। अब मोटी रकम आ तो रही है, लेकिन आरएसएस का वजूद जो है वह खत्म हो रहा है। एक तरफ कर्नाटक सरकार ने आरएसएस को नोटिस जारी कर दिया कि आप अपने संगठन का डॉक्यूमेंट हमें दिखाइए, अन्यथा आपको ताला मारना पड़ेगा अपने संगठनों पर। आरएसएस इससे परेशान है। यह भी नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ। आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि वह एनजीओ है। आरएसएस ने राजनीतिक संगठन भी अपने आप को नहीं बताया, वह सांस्कृतिक संगठन बनता है। जबकि सांस्कृतिक संगठनों का भी अगर संगठन ग्रुप बन गया है उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, पैन कार्ड नहीं है उसका। तो फिर नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ कैसे बताया? नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बता करके आरएसएस को बहुत बड़े संकट में डाल दिया, जिसका फायदा कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने उठाया और नोटिस थमा दिया कि आप अपना ब्यौरा दीजिए। वह एक अलग प्रक्रिया है, उस पर बहुत गहराई से जाएंगे हम लोग तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। उसको लेकर के मैंने प्रोग्राम बनाया था, आप दर्शकों के बीच कई बार बनाया था, फिर एक बार उस पर चर्चा जरूर करेंगे अगर वो समय आया तो। लेकिन अब ऐसे में दो अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला कि मोदी ने गडकरी को फंसाने के चक्कर में अपनी पीएम की कुर्सी दांव पर लगा दिया। इस पर जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर नरेंद्र मोदी गडकरी को क्यों फंसाना चाहते हैं।
गडकरी को वैसे भी 29 में टिकट नहीं मिलना था, क्योंकि 24 में ही टिकट नहीं दे रहे थे, आरएसएस के दबाव में दिए थे। गडकरी मोदी का विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, देवेंद्र फडणवीस विकल्प है, राजनाथ सिंह विकल्प है, योगी आदित्यनाथ विकल्प है। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी देवेंद्र फडणवीस को भी हटाना चाहती थी। वो टट्टे टट्टू वाला जो भाषा उन्होंने बोला था, उन्होंने बड़े गुस्से में अपने लोगों के लिए ही बोला था, अपने लोगों के लिए बोला था। उनकी कुर्सी दांव पर लगा करके एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाने की कोशिश अमित शाह कर रहे थे, ताकि अमित शाह का रास्ते का कांटा कोई न रहे। योगी आदित्यनाथ को भी राम मंदिर में लपेटा गया और बाकी जगहों पर उनको काफी समय से हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। नितिन गडकरी को E20 पर लपेटा गया और राजनाथ सिंह को देशभक्ति पर, वीर जवानों की शहीदगी पर, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 हमारे जवान शहीद हुए थे, छिपा लिया गया, सब मोदी के कहने पर हुआ था। मोदी के इजाजत के बगैर कोई मंत्री लोकसभा के अंदर बयान नहीं दे सकता और स्पीकर ओम बिरला किसी को बोलने की स्वीकृति नहीं दे सकते। इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया था। जबकि जनरल नरवणे की किताब का जिक्र जो राहुल गांधी ने कहा था कि चाइना के 4 टैंक लद्दाख के बॉर्डर पर भारत में डूब गए थे और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने इजाजत तक नहीं दी। 2.5 घंटे बाद कहते हैं जो अच्छा समझो वो करो, अपने किताब में उन्होंने लिखा था। और उस तथ्य को पार्लियामेंट के पटल पर रखा गया, लेकिन फिर भी बोलने की इजाजत नहीं मिली। अब ऐसे में आरएसएस इनके खिलाफ हो गया। जैसा मैंने कहा 240 में 136 इनके खिलाफ हो गए, तो अब तो इनकी कुर्सी दांव पर लग गई है। 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी, अब गारंटी नहीं है। और दूसरा चीज, मध्यवर्ती चुनाव की आहट अब बड़ी तेज होने लगी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर भी सब ठीक नहीं है, क्योंकि 86.8% जो वोटर इनके खिलाफ हो रहे हैं वह सर के दर्द हो गए, पार्टियों के अस्तित्व दांव पर लग जाएंगे। इसमें अगर कहें तो कांग्रेस बाजी मार रही है। कांग्रेस, राहुल गांधी जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती बनकर के खड़े थे, लगातार हमेशा हर मुद्दों पर, और बयान देते गए, उनके बयान भी सही साबित होते गए। इंडिया गठबंधन के घटक दल, जो कई पार्टियां एक साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन बना था और 24 का चुनाव लड़ी, 240 सांसदों का एक मजबूत गठबंधन था, जो सरकार अपने आप को असहज उसके सामने महसूस कर रही थी, वह सब एक दूसरे के पैर खींचने में लगे रहे और वह सब पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन देते रहे। बहुत दुर्भाग्य है कि मात्र 30 से 35 सांसदों का डिफरेंस था एनडीए और इंडिया के अंदर। इतने में सरकार कब की गिर गई होती, और यह मौके भी आए इंडिया गठबंधन के पास, लेकिन उसी में ऐसे गद्दार पनप रहे थे जो थे तो इंडिया गठबंधन में, लेकिन समर्थन दे रहे थे पर्दे के पीछे नरेंद्र मोदी को। सब लेन देन का मामला है भाई, सब गोलमाल है, सबने अपनी बनाई और अब सब टूट टूट कर उधर ही जा रहे हैं। सयानी घोष टीएमसी की, जो राघव चड्ढा को चड्ढा की चड्ढी कहती थी, जींस पैंट पहनने लग गई। सोचिए, सब बदल गए, रंग बदल गए, कपड़े बदल गए, बोल बदल गए, तेवर बदल गए, लेकिन जनता वही रही। वह अब जनता के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रही, जनता दौड़ा रही है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव आरजेडी के, वह अलग राग, उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी ही हमेशा टूट जाती है, पार्टी ही खत्म हो जाती, पार्टी के ही सब लोग निकल के भाजपा में चले जाते हैं, आरएसएस में, शिवसेना एकनाथ शिंदे में चलते। एकनाथ शिंदे के अंदर दम है, तोड़ लेंगे उद्धव ठाकरे को, और भाजपा के अंदर दम है, तोड़ लेगी। महाराष्ट्र के अंदर अगर
उद्धव ठाकरे की सहमति नहीं होगी तो यह नौटंकी, यह नेता किसको दिखा रहे हैं? आम जनता को धोखा दे रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार एक बार पार्टी छीन गई, दूसरे बार खुद शामिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। मतलब भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़के, भाजपा के खिलाफ वोट लेकर के जनता से भाजपा के ही साथ या विपक्ष के नेता जा रहे हैं, यानी कि इस देश को बेवकूफ समझ रहे हैं लोग। ऐसे में ममता बनर्जी तो ठीक है, उन्होंने भाजपा को पर्दे के पीछे सपोर्ट किया, टूट गई, खत्म हो गई। तब अकल आई जब 20 सांसद और 58 विधायक टूट गए, इसके पहले नहीं। तो यह सब पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अब उन समर्थनों से भी मोदी की सरकार नहीं बच पाएगी, क्योंकि आरएसएस की सहमति नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने दूसरे दलों में टूटे हुए सांसदों को शामिल किया। एनसीपीआई जिसे कोई जानता नहीं था, फंस गया मामला, उसे परमिशन नहीं मिल रहा है, प्रमाणित नहीं कर पा रहा है वो अपने आप को, और उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। 6 शिंदे में जाकर के मिलकर भाजपा में क्यों नहीं मिला लिए इतना पैसा देकर? क्योंकि भाजपा में बगावत हो गया, बाहर के नेताओं का भाजपा में अब को लेकर के भाजपा में बगावत है। 104 सांसद मोदी के साथ है। एनडीए गठबंधन के अंदर सब तो हैं, लेकिन नीतीश नायडू अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनडीए की बैठक से नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम बिहार से निकल करके नीतीश के पास चले गए, बैठक के दौरान निकल करके चले गए। कहा गया कि नीतीश की तबीयत खराब है या खराब कर दिया गया, यह एक सवाल है। ऐसे में नितिन गडकरी के साथ आरएसएस और आरएसएस के वह सांसद जो है भाजपा के, वह सब एकजुट खड़े हो गए। तो ऐसे में मोदी का जो हाल है ना, बहुत बुरा हाल है, और अब प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने की तैयारी है। अचानक यह मोदी के खिलाफ भाजपा में बगावत नहीं है, बगावत हो रहे थे पहले से, लेकिन वह निकल के बाहर नहीं थे। अब आरएसएस और भाजपा दोनों की बातें बाहर निकल करके आ रही है। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर आप दर्शक जरा समझिए। नंबर 2 की गडकरी के खिलाफ सड़क पर जनता है। मोदी बदनाम करना चाहते हैं गडकरी को, ठीक समझ में आ गया। क्या अब आरएसएस के साथ 136 सांसद मोदी को पीएम की कुर्सी से हटा सकेंगे? इसे जरा समझने की बहुत जरूरत है। अब आप दर्शक सोचिए, मैं इस वक्त बागी जो सांसद है उनको भी एकजुट कर देता हूं भाजपा के साथ। 318 टोटल, भाजपा के 240, एनडीए और बागियों को लेकर के, जो दूसरे दलों से इंडिया गठबंधन से आए, सबको लेकर के इस वक्त मोदी के पास 318 सांसद है। मानिए सबको इजाजत मिली, 318 सांसद है। तो 318 सांसदों में 30 तो क्या नाम है कि नीतीश नायडू अलग ही तेवर में है, साथ हैं लेकिन साथ नहीं है। तो इनको क्या माने कि साथ है या साथ नहीं है? इनकी शर्तें बड़ी गजब है, उन शर्तों को नरेंद्र मोदी नहीं मान सकते, और शर्तों के बावजूद इन्हें अब मोदी पर भरोसा नहीं रहा और अमित शाह पर कतई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मोदी का मकसद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना और खुद को राष्ट्रपति बनाने का, यह सबको समझ में आ गया। तो वह साथ नहीं है। कब धोखा देंगे वह कोई नहीं जानता, क्योंकि शुरू से वह धोखा ही तो देते आ रहे हैं देश को और देश की जनता को। तो उन 30 को अगर हम कर दे तो कितने बच जाएंगे? तब तो यह सरकार बड़ी संकट में आ जाएगी। 118 में 30 गए, तब फिर इस सरकार के लिए बहुमत के आंकड़े जुटाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। 20 जो है उनको अभी तक मंजूरी नहीं मिली चुनाव आयोग से भी और लोकसभा से भी, पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर ओम बिरला से भी, क्योंकि कानूनन वह सेट नहीं हो पा रहे, कानूनन सेट नहीं हो पा रहा है, संवैधानिक तौर पर वह सेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि संविधान यह साफ कहता है कि आप बागी गुट को उसमें शामिल कर सकते हैं, उस दल में जिस दल का एक भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रहा हो, उसमें कितने भी बागी गुट के लोग जो हैं उसमें शामिल होकर के वह मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। या तो फिर उन्हें पार्टी बनानी पड़ेगी। तो टीएमसी का
तो प्रूफ उनके पास है ही नहीं, टीएमसी तो ममता का है। और देखिए गजब है, सांसद अलग जा रहे हैं, विधायक अलग जा रहे हैं, अलग अलग। इस बीच 440 करोड़ रुपया ममता बनर्जी के टीएमसी का फ्रीज करा दिया गया, हाई कोर्ट के आदेश पर उसे खोलना पड़ा। और यह सब भारतीय जनता पार्टी का रहा है, शुभेंदु अधिकारी का, भूपेंद्र यादव का एकदम सीधा नाम इसमें आया। अब ऐसे में कितने हुए, 30 और 20 को अभी तक मान्यता नहीं मिली, 50 और थे कितने, 318, यानी कि 268 बहुमत का आंकड़ा मोदी के पास नहीं है, जबकि 240 भारतीय जनता पार्टी के मिला करके और 136 आपके साथ है नहीं भाजपा के। तो फिर आप प्रधानमंत्री रहोगे कैसे? तब तो प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा। यह आरएसएस अब आर पार की लड़ाई लड़ने लगा है, और अगर आरएसएस ने यह आर पार की लड़ाई नहीं लड़ा तो फिर नरेंद्र मोदी आरएसएस को ही खत्म कर देंगे, अगर थोड़ा भी मजबूत हो गए। विदेश गए नहीं मोदी, विदेश भाग रहे हैं इस देश से सवाल के डर से। अब जिस तरह से इस वक्त परिस्थितियां जो मोदी और शाह के खिलाफ बन गई है, अमित शाह का कोई बयान नहीं आ रहा। अमित शाह इंटरनेशनल मुद्दे में फंस रहे हैं, पहले ही निज्जर मामले में फंसे हुए, और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अब अमेरिका इनके ऊपर शिकंजा कस रहा है। गुजरात के जेल में गुंडों को रखकर आप उन्हें इंटरनेशनल गुंडा बना रहे हैं, यह तो ठीक नहीं। और उसके पास उपकरण भी आ जा रहे हैं, बगैर बड़े किसी नेता का यह काम हो नहीं सकता, और सहमति के बगैर वह वहां से परिंदा मार नहीं सकता। ऐसे में 12 सालों से जो पनप रहा है उस पर अमेरिका की कार्रवाई शुरू हो गई। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट ने भारत को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। जो माय फ्रेंड ट्रम्प कर रहे थे, जो ट्रम्प के लिए हवन कर रहे थे, आज उस ट्रम्प ने बम छोड़ दिया उसी के ऊपर। ऐसे में राहुल गांधी की सक्रियता और समझबूझ कांग्रेस को लड़ाकू बना गई, और नरेंद्र मोदी की दुखती नस कांग्रेस और राहुल के हाथ लग गई है। इंडिया गठबंधन घटक दल टूट रहा, बिखर रहा है, बल्कि आप दर्शक यह समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन है, एक नाम है इंडिया गठबंधन, बाकी कोई है नहीं। ऐसे में जब कोई भी घटक दल एकजुट एक साथ नहीं हो रहा है, और कांग्रेस बार बार अपना एनर्जी कर रही है खर्च कि सब एकजुट हो जाए, वक्त आ गया, लेकिन उसके बावजूद सब बिक रहे, तो कांग्रेस अकेले कमान संभाल रखी है। 99 सांसद कांग्रेस के एक साथ जो लड़ाकू बन गए और अलग अलग क्षेत्र में वह कमान संभाल रहे, भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों के लिए वह संकट है। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी ने वह आसान कर दिया। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एक साथ एक पिरो करके लेकर चलना चाहती थी, और सब नाजायज फायदा उठा रहे थे। वही जनता अब उस कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है जिस कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। 86.8% सी वोटर सर्वे के अनुसार जो खिलाफ हुई है जनता, वह एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए भारी पड़ने वाली है। और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल बिक रहे हैं और भाजपा के साथ इस हालात में भी जा रहे हैं जब 86% जनता खिलाफ है और सड़क पर छात्र हैं, तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों को न वोट देकर कांग्रेस को सीधा वोट देने का फैसला इस देश के नागरिकों का हो रहा है। तो फिर मोदी सरकार के और भी होश उड़ रहे हैं, और आरएसएस का जो कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन आरएसएस, भाजपा, ब्यूरोक्रेसी और चुनाव आयोग के अंदर से भी लीडर ऑफ अपोजिशन के पास आ रहा है।
तो मोदी की कुर्सी जाती हुई भी नजर आ रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।